साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों को नववर्ष मंगलमय हो, खुशियों भरा ये वर्ष हो। हम लोग नए युग के नए समय में आ गए हैं। अब नए समय में हैं तो नए नए कार्य करेंगे ही। अच्छे कार्य करें, देश हित में, जनहित में, पर्यावरण हित में। साथियों, आज हम सब एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जो लोकल टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको IST कहते हैं, और ग्रीनविच मीन टाइम जिसको GMT के नाम से जानते हैं, तथा इंटरनेशनल डेटलाइन। ये 3-4 जो टॉपिक आपके सामने हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सब समय पर आधारित है। यह पृथ्वी पर ही है जहां हम समय की गणना करते हैं, जहां हम समय की बात करते हैं। अगर हम ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे तो वहां हम समय को ना नाप सकते हैं, ना बता सकते हैं। ना तो वहां सूर्यास्त दिखाई देगा, ना सूर्योदय दिखाई देगा। हमारे चारों तरफ तारे ही तारे दिखाई देंगे। इसलिए वहां हम समय विहीन हो जाते हैं, स्थान विहीन हो जाते हैं। तो साथियों, हम समय की बात इसी धरती पे कर रहे हैं। ये धरती हमारी बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, पश्चिम से पूरब घूम रही है, पश्चिम से पूरब घूम रही है अपने अक्ष पर। चलिए, मैंने मान लिया पश्चिम से पूरब घूम रही है। ये इस तरफ पश्चिम है, इस तरफ पूरब है, पश्चिम से पूरब घूम रही है। लेकिन अगर उत्तर में मुंह करके कोई ऐसे खड़ा है तो वो तो कहेगा ये दक्षिण से उत्तर घूम रही है, क्योंकि ये इधर से इधर जा रही है। और वही अगर ये व्यक्ति इधर खड़ा है, ऐसे देखेगा, वो तो कहेगा उत्तर से दक्षिण जा रही है। तो ये उत्तर से दक्षिण घूम रही है पृथ्वी हमारी। और यदि इस तरफ आके खड़ा होगा, पश्चिम की तरफ मुंह करके, तो पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है। लेकिन यहां से कहेगा ये पूरब से पश्चिम जा रही है। तो ये जो किताबों में लिखा हुआ मिलता है, या अक्सर हमको कई जगह सुनने को भी मिलता है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, यह बिल्कुल कथन असत्य है। हम जिस एंगल से खड़े होकर देखेंगे, हमको उसी से महसूस हो जाएगा कि इसकी दिशा इधर से इधर है, या इधर से इधर है, या उधर से उधर है, या उधर से इधर है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी दिशा किधर से किधर है। इसीलिए एक शब्द गढ़ा गया इसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हमारी पृथ्वी घूम रही है। घड़ी की सुई ऐसे ऐसे घूमती है तो हमारी पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है। अब हम चाहे जहां रहेंगे, हमारे हाथ में अगर घड़ी है तो हम उस घड़ी की सुई को देखेंगे तो हमको एकदम एक्यूरेट पृथ्वी के घूमने की दिशा पता चल जाएगी। अब हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है। बस या तो घुमा के दिखा दीजिए कि ऐसे घूम रही है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज बताइए। तो साथियों, ये एंटी क्लॉकवाइज हमारी ये पृथ्वी घूम रही है। जब इस कंडीशन में घूम रही होती है, इधर से सूरज चमक रहा होता है, तो सबसे पहले इस भाग पर सूर्योदय होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी इधर की ओर आता जाता है, सूर्योदय इधर की ओर चला आता है। इस तरफ सूर्योदय आ रहा होता है और इस तरफ सूर्यास्त आ रहा होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त और दोपहर, ये लोकल स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं कि जहां पर सूर्योदय होता है वहां सुबह, जहां सूर्य शिरोबिंदु पर होता है वहां दोपहर, और जब सूर्य ढलने की अवस्था में होता है तो वहां सूर्यास्त होता है। ये स्थानीय समय है, लोकल टाइम है। ये हर जगह का अलग अलग तय है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भारत में यदि देखें, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है तो यहां सुबह हो गया है, लेकिन इसके 2 घंटे बाद यहां सूर्योदय होता है गुजरात में, तो यहां सुबह 2 घंटे के बाद होता है। तो यहां लोकल टाइम सूर्योदय का यानी सुबह का गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले है। ये लोकल टाइम होता है। उसके बाद साथियों, हम किसी भी देश में कहीं पर रहें तो वहां हम दूसरा चीज देखते हैं कि चाहे वो पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे जहां का हो, उस देश में एक समय फिक्स कर दिया जाता है। वहां की गवर्नमेंट समय फिक्स कर देती है। जैसे भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ने अपना समय फिक्स कर रखा है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय। तो भारतीय मानक समय क्या है? साथियों, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। इस पृथ्वी को अक्षांश देशांतर रेखाओं की सहायता से दो गोलार्धों में बांट देते हैं, एक पश्चिमी गोलार्ध, दूसरा पूर्वी गोलार्ध। बीच की जो रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। उसके पश्चिम की तरफ 180 और इसके पूरब की तरफ 180। तो कुल मिलाकर के 0 से 180 और 0 से 180 बराबर 360। कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं। ये देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। विभिन्न देशों में कितना समय हो रहा है इसको फिक्स करने के लिए हम इन्हीं देशांतर रेखाओं की सहायता लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं, लेकिन ये जमीन पे नहीं खींची हुई हैं, ये काल्पनिक हैं। हम जमीन पर अगर इन रेखाओं को खोजने निकलेंगे तो हमको कहीं कोई रेखा नहीं मिलेगी, लेकिन हम मानचित्र में, ग्लोब में, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ग्लोब में, ये देखिए, ये बीच में भूमध्य रेखाएं हैं। इस तरफ वृत्ताकार अवस्था में जो खींची हुई रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। इन्हीं देशांतर रेखाओं की सहायता से हम पूरी ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर समय को बताते हैं। वो स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है पृथ्वी का जो देशांतरीय विस्तार है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में या सूर्य के सामने से ये भाग गुजरने में, एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट लगता है। तो 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पृथ्वी को पूरा का पूरा सूर्य के सामने से गुजरने में 360 गुणे 4, तो कुल मिलाकर के देखा जाए 360 गुणे 4 बराबर 1440 मिनट। 1440 मिनट में यदि हम 60 से भाग कर देंगे तो ये 24 घंटा आ जाएगा। पृथ्वी को सूर्य के सामने से गुजरने में 24 घंटा समय लग रहा है, और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग रहा है। तो 1 घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरेंगी? 15। 1 घंटे में 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरेंगी। ये जो 24 आया है, 24 घंटा, ये यूनिवर्सल टाइम है, जिसको हम यूटी के नाम से जानते हैं। यूटी हमारी पृथ्वी का यूनिवर्सल टाइम 24 आवर है। साथियों, अगर ये पृथ्वी घूम करके पुनः अपने स्थान पर आ जाती है तो एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो जहां पर सूर्योदय हो रहा है और जहां पर सूर्यास्त हो रहा है, उस दोनों के बीच का जो समय होता है 12 घंटे का होता है, और पृथ्वी का आधा भाग यानी 12 घंटे एक समय सूर्य के सामने होता है, 12 घंटा एक समय सूर्य के अपोजिट दिशा में होता है। सूर्य जहां पर शिरोबिंदु होता है, दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय की रेखा को हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा मान रखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ दिनमान बढ़ता जाएगा और इस तरफ दिनमान घटता जाएगा। अर्थात यदि हम ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, जो लंदन वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से खींची हुई गई है। ये इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ 180 डिग्री देशांतर रेखा है।
अब मानचित्र में देखेंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखा दो है, एक तो पश्चिम में भी 180 है, एक पूरब में भी 180 है। तो दो 180 डिग्री देशांतर रेखाएं नहीं है, एक ही है। क्योंकि मानचित्र में दो बनेंगे क्योंकि वो चपटा होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई होती है। ग्लोब चूंकि पृथ्वी का रियल रूप होता है, इसलिए इसमें एक ही 180 डिग्री देशांतर रेखा बनेगी, दो नहीं बनेगी। तो साथियों, यदि हम 0 डिग्री के इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो दिन मान बढ़ता जाएगा। जैसे यहां पर दोपहर है, लंदन में अगर दोपहर है, लंदन से हम पूरब में जा रहे हैं तो वहां पर 1 बज रहा है, और पूरब जाएंगे तो 2 बज रहा है, लेकिन ये पीएम में होगा। 3 बज रहा है, पीएम में होगा। 4 बज रहा है, पीएम में होगा। लेकिन अगर हम इसके इस तरफ जा रहे हैं, 11 बज रहा है, 10 बज रहा है, 9 बज रहा है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समय घटता चला जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के एक तरफ पीएम होता है तो एक तरफ ईएम होता है, एएम होता है, पोस्ट मेरिडियन, आफ्टर मेरिडियन। साथियों, हमारी इसी पृथ्वी के दूसरी तरफ, एक तरफ ये 0 डिग्री रेखा है तो दूसरी तरफ 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री रेखा को जीएमटी के नाम से हम जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम आईडीएल के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। आईडीएल का मतलब होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती है, वहां पर इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के नाम से तय कर दी जाती है। साथियों, इसको तय करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि इस एरिया में जलीय भाग ज्यादा है, धरातली भाग बहुत कम है। अगर जलीय भाग से ये डेट लाइन गुजर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक जमीन पर अगर ये डेट लाइन गुजरेगी तो वहां दिक्कत पैदा हो सकती है। सपोज करिए ये डेट लाइन अगर ऐसे ऐसे गई है तो एक पैर मेरा इस तरफ है लाइन के, दूसरा पैर इस तरफ है, तो इसका मतलब है डेट 2 पैर पे अगर हम खड़े हैं तो एक पैर मेरा सोमवार है तो दूसरा पैर हमारा मंगलवार होगा। यानी यहां पर यदि 9 तारीख है तो यहां पर 8 तारीख होगा। तो ये 2 डेट में हमारे पैर हैं, ये न्यायोचित नहीं होगा, दिक्कतें पैदा कर देगी। उस देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए प्रशासनिक सिस्टम को चलाने के लिए देश की जो समस्याएं पैदा हो ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए इस रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, जहां कहीं जमीन मिला है वहां पर इसको मोड़ दिया गया है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये देखिए आगे तो बढ़ी है उत्तरी ध्रुव से, जैसे ही आगे बढ़ी है यहां पर ये थोड़ा सा विचलित हो गई है। 180 डिग्री देशांतर रेखा से यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित हो गई है। हम पूर्णतया 180 डिग्री देशांतर रेखा पर नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो पूर्णतया नहीं है, वो विचलित है। कहां कहां विचलित है देखिए ध्यान से। एक यहां पर विचलन है, बेरिंग जल संधि के पास है। बेरिंग जल संधि के पास इसलिए विचलित है कि रूस का ये अग्रभाग यहां पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा पूरब की ओर से मोड़ दिए हैं। दूसरा मोड़ हम यहां इधर देखते हैं क्योंकि ये अलास्का का भाग है। अलास्का का ये अल्यूशियन द्वीप समूह है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को इधर पार कर गया हम, इसलिए यहां पर 2 जगह विचलन हो गया है। फिर हम प्रशांत महासागर में सीधा स्ट्रेट चले आते हैं, भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण में जब आते हैं तो यहां पर भी इसका विचलन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया है, अर्थात ये आपका ओशिनिया महाद्वीप है। ओशिनिया महाद्वीप के कुछ द्वीप समूह है, यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, टोंगा है, किरिबाती है, इन सारे देशों का समूह यहाँ पर स्थित है। इसलिए यहाँ पर भी 180 डिग्री रेखा से इसका विचलन हुआ है। तो पूछा जाता है परीक्षाओं में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन 180 डिग्री देशांतर रेखा पर कितनी बार हुआ है? तो स्पष्ट है 3 बार हुआ है। एक विचलन यहां हुआ है, दूसरा विचलन यहां हुआ है, तीसरा विचलन यहां हुआ है। चलन से हट जाना ही विचलन कहलाता है। लेकिन यह भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में कितने मोड़ हैं?
तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में 9 मोड़ हैं। हम इन्हीं धरातल को बचाने के लिए कि उस देश में समस्याएं ना पैदा हो, इसलिए हम इसको घुमा दिए हैं। तब बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या धरातल से गुजरी ही नहीं है? तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं गुजरी है, गुजरी है। लेकिन वो कहां से गुजरी है? यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप के पास गुजरी है। यहां हम इसको बचा ही नहीं सकते क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव है, इसलिए यहां धरातल पर गुजरी है। लेकिन यहां कोई गुजरने वाला भी नहीं है, यहां सब पहले से ही गुजर चुके हैं, इसलिए आज यहां कोई है ये नहीं है। तो इसके गुजरने से वहां के लोगों के अनुपस्थिति में कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए यहां इसको हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं। जहां जनसंख्या होती है उसी भूभाग की वैल्यू होती है, बाकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि हम इस तरफ जाएंगे तो पुराना दिन हो जाएगा, यदि हम इस तरफ आएंगे तो नया दिन हो जाएगा। अर्थात पूरब की ओर जाएंगे तो दिनमान बढ़ता जाएगा, पुराना दिन खुलता जाएगा और इस तरफ नया दिन आता जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से यदि हम पार करेंगे तो अब सपोज करिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये बेरिंग जल्स डमरू मध्य से होते हुए ये रेखा यहां दक्षिणी ध्रुव के पास आ गई है। तो यहां अगर आधी रात है तो इसका मतलब इस तरफ पूरा दिन नया था, जब कभी वो खुलते खुलते यहां तक आ गया है, उसके बाद ये पूरा पृथ्वी पर एक दिन फैल चुका है। तो चलिए अब हम अपनी पृथ्वी को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो दिन वो अब बंद होना शुरू हो जाएगा और नया दिन यहां से खुलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर पूरा रविवार था मध्यरात्रि के समय, तो उसके बाद जैसे ही पृथ्वी 12:01 हुआ नहीं कि यहां नया दिन शुरू हो जाएगा, नई डेट शुरू हो जाएगी, सोमवार यहां से खुलना शुरू हो जाएगा, यहां रविवार बंद होना शुरू हो जाएगा और ये पृथ्वी आगे बढ़ती जाएगी इस तरीके से। तो रविवार बंद हो रहा है, सोमवार खुल रहा है, रविवार आगे की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, सोमवार खुलता चला जा रहा है। इस तरीके से खुलते खुलते सोमवार जो है बड़ा होता जाएगा, रविवार हमारी इस पृथ्वी पर सिकुड़ता जाएगा और हमारी ये पृथ्वी आगे की ओर ऐसे घूमते घूमते एक बार ऐसा स्थिति पैदा कर देगी कि पूरा रविवार यहां पर एकदम सूक्ष्म स्थिति में होगा और सोमवार पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा। सूक्ष्म स्थिति के अवस्था में हम देखेंगे कि यहां कुछ जगहों पर जो मोड़ की स्थिति बनी हुई है वहां क्या होगा। क्या इस तरफ सोमवार रहेगा और घूमते घूमते इस तरफ भी सोमवार आ जाएगा तो रविवार एक पार्ट में बचा होगा? तो ध्यान दीजिए, पार्ट में तो बचा होगा ये, लेकिन यहां आपका रविवार रहेगा। यदि हम नाव लेके यहां रहेंगे तो रविवार में रहेंगे, यहां रहेंगे तो रविवार में रहेंगे, लेकिन हमारी नाव यहां पर रहेगी बेरिंग जल डमरू मध्य के पास 169 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के इस तरफ 170 डिग्री के पास रहेंगे हम। तो यहां पर क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा, बड़ी दिक्कत है। इस तरफ से सोमवार पूरा छा रहा है, रविवार एकदम सिकुड़ रहा है और यहां पर तीसरा दिन शुरू हो रहा है, मंगलवार। तो एक ही समय में हमारी पृथ्वी पर रविवार भी होगा, सोमवार भी होगा, मंगलवार भी होगा, 3 दिन हो जाएगा। लेकिन वो 24 घंटे के अंदर ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे से बाहर निकल जाएगा। तो हमारी इस पृथ्वी पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सहारे 3 दिन का दर्शन हो जाता है। तो यदि हम अभी 1 जनवरी को नया साल मनाने के लिए जा रहे होते हैं तो कहां पर खड़े होकर के मनाएं तो बेहतर होगा? इसके लिए हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के साथ साथ हम स्टैंडर्ड टाइम की बात भी करेंगे, तब पता चलेगा हम कहां पर मनाएं। लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि यहां पर मनाएं कि यहां पर मनाएं, कहां पर मनाएं बेहतर होगा, यह भी हम देखते हैं। साथियों, दूसरी बात आती है, हमारे इस पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है,
0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ये पहले कहीं और थी, अब यहां पर है। ये भी एक समस्या है, कहां पर थी, कहां पर है। साथियों, लंदन की वेधशाला जहां से ये गुजरी है, चूंकि खगोल की वेधशाला है वो, वहां पर गुजरने का एक कारण यह है कि पूरे दुनिया में ब्रिटिश का बोलबाला था, ब्रिटिश साम्राज्य पूरा फैला हुआ था, इसलिए उन्होंने 0 डिग्री यहां से खींच करके बता दिया कि ये अंतरराष्ट्रीय प्रधान मेरिडियन है, प्रधान या मोत्तर रेखा है। लेकिन जब ब्रिटेन का कब्जा भारत में था और उस समय ब्रिटेन से पहले भारत विश्व गुरु था, ब्रिटेन तो बाद में आया, 250-300 साल अभी हो रहा मुश्किल से, उसके पहले भारत विश्व गुरु था, मुगल काल के भी पहले भारत विश्व गुरु था। वो विश्व गुरु सम्राट अशोक के पहले से शुरू हो चुका था और अशोक काल में इसका विस्तार हो चुका था। बाद में धीरे धीरे हम विश्व गुरु से आज इस कंडीशन पे आज गए हैं कि बनने के लिए ललायत हैं। तो साथियों, उस समय की स्थिति में हम देखते हैं ये जीएमटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की शुरुआत यहां से होती थी, उज्जैन के पास से होती थी। यहां से पूरी दुनिया के समय का गणना किया जाता था। इसके इस तरफ पीएम होगा, इसके इस तरफ एएम होगा। लेकिन अंग्रेजों ने सन 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आसपास जीएमटी को, ये क्या नाम, जीएमटी को, जिसको हम पहले इंडिया में लेके रखे थे, अब वो ब्रिटेन में आ गया है। अब हम यहां इसकी बात करेंगे। दूसरी एक चीज और है, ब्रिटेन में इंडिया से जीएमटी वहां चली गई और अंग्रेज जब यहां पर थे, इंडिया में थे, तो साथियों आप देखते हैं इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है वो यहां नैनी से होके जा रही थी। अब हम कहेंगे, अक्सर पूछा भी जाता है कि आईएसटी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कहां से जाती है, कहां से गुजरती हुई जाती है, तो हम कहते हैं नैनी से होती हुई जाती है। ऐसा नहीं है, वो जाती थी, अब है नहीं। जाती थी क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का बोलबाला था, अंग्रेज पूरे भारत में कब्जा कर रखे थे, उनका मुख्यालय कलकत्ता से चेन्नई चला आया था, इसलिए चेन्नई से होकर के उन्होंने इस रेखा को तय किया और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहां पर था, इसलिए नैनी से होकर के ये रेखा गुजर रही थी। अब चूंकि नए नियम आ गए तो हम लोगों ने 1 जनवरी 1906 को, आज के लगभग 119 साल पहले की बात है, 18-19 साल पहले की बात है, ये भारतीय मानक समय रेखा यहां से होकर गुजरी है, अर्थात 5 राज्यों से होकर के ये गुजर रही है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये इतने राज्यों से होकर के, उसमें बिहार भी है, इतने राज्यों से होकर के ये गुजर रही है। इसलिए ये मिर्जापुर से होकर गुजर रही है। मिर्जापुर में एक चौराहा पड़ता है जिसका नाम है अमरावती चौराहा, वहां पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड से आप जाकर के महसूस कर सकते हैं कि हम भारतीय मानक समय पर खड़े हैं। ये मिर्जापुर आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज से पूरब में पड़ता है। विंध्याचल का जो धाम बना है उसी मिर्जापुर में ही है, और विंध्याचल की जो पहाड़ी है वहीं गंगा मोड़ के पास खत्म हो जाती है। विंध्याचल की पहाड़ी की अंतिम चोटी पर विंध्याचल देवी का धाम बनाया गया है। साथियों, भारत में बात आती है स्टैंडर्ड टाइम, हम 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मानते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा क्यों मानते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा भारत के देशांतर रेखा का विस्तार देख लें। भारत का जो ये विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है, अर्थात इसके बीच भारत स्थित है। इन दोनों का अंतर जो है
29 डिग्री 18 मिनट है। 29 डिग्री 18 मिनट है। तो इसका मतलब हम पूर्णांक में ले लेते हैं तो 30 डिग्री है। और हमने कहा था 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लग रहा है, तो 30 डिग्री पार करने में 120 मिनट लगेगा, अर्थात 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा लगेगा। तो कुल मिला के 30 डिग्री पार करने में 2 घंटा लगेगा। तो यहां और यहां दोनों के बीच में हम 2 घंटे का फासला रखते हैं। लोकल टाइम में हमारा 2 घंटे का अंतर है, ये आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, तो कितना आता है? 82.5 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दें, प्लस कर दें, प्लस करने के बाद जो आए उसमें हम 2 से भाग कर दें, तो कितना आ जाएगा? 82.5 डिग्री लगभग आएगा, पूरा नहीं आएगा, लेकिन हम लगभग मान रहे हैं। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को जो बीचों बीच भारत की जमीन से गुजरी हुई है, इसको हम भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। अब भारत में किसी भी कोने पर हम रहेंगे तो हमारी घड़ी पर एक ही समय बताएगा। ऐसा नहीं है कि यहां सूर्योदय हो गया है तो यहां 6 बज गया है, अभी यहां 4 बज रहा है, यहां की घड़ी में 4 नहीं बज रहा होगा, यहां सूर्योदय होगा 8 बजे, क्योंकि यहां जब 6 बजे हुआ है इस टाइम की वजह से हुआ है, और यहां सूर्योदय 8 बजे होगा लेकिन घड़ी का समय 8 बजे दिखाता रहेगा, ना कि यहां जब सूर्योदय होगा तो 6 बजे होगा। ये अंतर यहां क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बाद आपके भारत का भारतीय मानक समय रेखा भारत के पूरे जमीन पे समय का निर्धारण कर रही होती है। हम चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे गुजरात में हो, कहीं पर भी हो, हमारे घड़ी पर वही समय फिक्स होगा, क्योंकि देशांतर रेखाओं की संख्या के आधार पर हमारे यहाँ स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण हो रहा है। अगर स्टैंडर्ड टाइम को हम देखें ध्यान से तो भारत में 2 स्टैंडर्ड टाइम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि 1 घंटा इसके इस तरफ है तो इसके इस तरफ 1 घंटा है, तो 2 घंटा भारत के लोग अंतर देखते हैं। ये अंतर काफी समस्या पैदा कर सकती है, करती भी रहती है। इसीलिए अब मांग हो रही है कि भारत में 2 स्टैंडर्ड लाइन खींची जानी चाहिए, ताकि हम लोग समय का सदुपयोग सही ढंग से कर लें। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो अंतरराष्ट्रीय जो देश हैं, पूरे दुनिया में जो देश हैं, उसमें हम देखें तो रूस के पास 11 स्टैंडर्ड लाइन है, चीन के पास 6 स्टैंडर्ड लाइन है, यूएसए के पास भी 6 है, कनाडा के पास 6 है, भारत के पास 1 है। तो ये जो इन देशों के पास 6 स्टैंडर्ड लाइन है, वो कैसे अपना मैनेज कर रहे होते हैं? सपोज करिए ये आपका रूस है। रूस का विस्तार पूरब से पश्चिम बहुत लंबा है। जितने भी लंबे इस तरफ से स्थिति वाले देश होंगे वहां पर स्टैंडर्ड टाइम कई बनाए जाएंगे, स्टैंडर्ड जोन बनाए जाएंगे, जिसको टाइम जोन के नाम से जाना जाता है। वो स्टैंडर्ड जोन जो होते हैं एक अलग अलग घड़ी की सुई पर तय हो जाते हैं। एक स्टैंडर्ड जोन में रहेंगे तो 6 बज रहा होगा, दूसरे स्टैंडर्ड जोन में जाएंगे तो हो सकता है वहां पर 5 बज रहा हो, तीसरे में जाएंगे तो 4 बज रहा हो। अलग अलग स्टैंडर्ड जोन में अलग अलग समय होता है। तो ये समस्या भी हो सकती है कि रूस में पूरब में मान लीजिए ये आपका यहां पर है, बेरिंग जलडमरू मध्य के पास में है, यहां के आसपास के भूभाग पर सूर्योदय हो गया है, तो आप पश्चिम में चले आइए, यहां पर फिनलैंड के पास मॉस्को की इस तरफ आ जाइए, तो यहां तो अभी आधी रात के 12 बज रहे होंगे, यहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो यहां रात के 12 बज रहे हैं। इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम यहां का जो 6 बजे वाला है, अगर एक ही स्टैंडर्ड टाइम होता तो यहां भी 6 बज रहा होता। ऐसा नहीं है, यहां का स्टैंडर्ड टाइम कुछ है, यहां का कुछ है। ये देश काफी ज्यादा साक्षरता में नहीं बल्कि शिक्षित में एडवांस है, इसलिए इस देश का जो है 11 मानक रेखा है। वहीं अमेरिका का, कनाडा का, यूएसए का,
तो 6 मानक रेखा है। चाइना में भी 6 मानक रेखा है। भारत में अभी एक ही मानक रेखा है, 2 बनाया जा सकता है, बनेगा, लेकिन शायद उस समय बनेगा जब हम सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। अभी केवल हम साक्षर हो रहे हैं, अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे उस दिन हम 2 मानक रेखा बना सकते हैं, बड़े आराम से हम मैनेज भी कर सकते हैं। ये 82.5 डिग्री यहाँ से यहाँ 1 घंटे का समय लेता है, यहाँ से यहाँ 1 घंटे का जो समय लेता है उसको सुधारा जा सकता है, 2 घंटे की दूरी को घटाई जा सकती है, मेंटेन किया जा सकता है। साथियों, यदि सवाल इसमें जो बन रहे हैं उस पर यदि हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जब सूर्योदय हो रहा था अरुणाचल प्रदेश में, उस समय 6 बज रहा था, तो IST रेखा पर कितना बज रहा होगा? 6 ही बज रहा होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में लगभग 15 डिग्री का अंतर है। इस अंतर को मैनेज स्टैंडर्ड रेखा कर रही है। अब यहां पर सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर वाला सूर्योदय कहां से देखा जाए तो बहुत अच्छा दिखेगा, और सबसे पहले दिखेगा अरुणाचल प्रदेश से देखा जाए या आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भूभाग से देखा जाए। साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भूभाग, ये ट्रिंकेट द्वीप है। यहाँ पर इस ट्रिंकेट द्वीप का कक्काटिबू स्थान है जहां पर मेला लगता है 1 जनवरी को, और आज 2 जनवरी है, कल वहां मेला लगा था। जब शताब्दी का जब सूर्योदय देखना हुआ था तो यहाँ बड़े पैमाने पे पर्यटक छा गए थे। इस तरीके से पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर हैप्पी न्यू ईयर का सूरज देखने के लिए लोग वहां जाया करते हैं। मेरे अब नहीं समझ में आ रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर का सूरज क्या दुल्हन की तरह सधस के आता है? वो तो जैसे आज का सूरज है वैसे वो भी रहा होगा, कोई अंतर नहीं होता है। बस जिज्ञासा हमारे अंदर होती है कि हम देखेंगे सबसे पहला सूर्योदय नए साल का कहां पर हो रहा है। इस चक्कर में हम लोग इधर से उधर भाग करके देखने का प्रयास करते हैं।